हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश वाडेर और आज हम इन्नेट इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है नेचुरल किलर सेल्स, जिसे शॉर्ट में हम एनके सेल्स भी बोलते हैं। देखो, एनके सेल्स है ना, ये लिम्फोसाइट के सब क्लासिफिकेशन में आता है। 3 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं। एक है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स है वो बी और टी लिम्फोसाइट से अलग है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज है और तो और ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो बी और टी लिम्फोसाइट्स ग्रेन्युलर नहीं है और उनकी साइज भी छोटी है, मतलब कम है साइज कंपेयर टू नेचुरल किलर सेल। एनके सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स है। फिर इस एनके सेल्स पे 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इसको याद रखना भी बहुत ही ईजी है। एक है CD16 और एक है CD56। CD16 है वो है FC रिसेप्टर ऑफ IgG और CD56 है वो है एनके सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो CD16 का तो हम अभी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा। पर CD56 है उसको ऐसे याद रख लो कि ये सेल को एडेशन में हेल्प करता है, इनके सेल एडेशन मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ चलता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एनके सेल्स किसके अगेंस्ट एक्टिव होते हैं? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वायरस से जो सेल्स इन्फेक्टेड होते हैं ना, उनके अगेंस्ट और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखो, बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देखा कि इन्नेट इम्यूनिटी है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करती है और एनके सेल्स उसमें स्पेसिफिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ये देखो एनके सेल्स है और इसके ऊपर CD16 प्रेजेंट है, मतलब FC रिसेप्टर ऑफ IgG। इसके साथ जाके IgG बाइंड करेगा। अब देखो, जैसे ही ये IgG है एंटीबॉडी है और वो जैसे ही एंटीजन उस पे आके मर्ज कर जाएगा तो क्या होगा, ये CD16 पे जाके बाइंड कर जाएगी। ये IgG है और उसके ऊपर ये एंटीजन है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और वो CD16 के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो अब क्या होगा, एनके सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? एपोप्टोसिस के थ्रू। और क्लियरली बोलूँ प्रिसाइजली तो फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस के थ्रू एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो देखो, कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे जो एनके सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहे होंगे। बेसिकली 2 साइटोकाइंस होती है, एक है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 15। ये नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करती है और फिर एनके सेल्स है वो जाके एंटीजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और यहाँ पर एक और फिनोमिनन देखने को मिलता है जिसे हम एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, शॉर्ट में ADCC बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो वर्ड्स पे ध्यान दो। एंटीबॉडी डिपेंडेंट मतलब जब IgG है एंटीबॉडी, वो जाके एनके सेल्स के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद एनके सेल्स है वो जाके एंटीजन को किल करेंगे। ठीक है, अगर एंटीबॉडी बाइंड नहीं करती तो फिर ये पूरी की पूरी सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी हमें देखने को ही नहीं मिलती। इसीलिए इसको हम ADCC बोलते हैं, एंटी बॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर है कि जब CD16 जो कि FC रिसेप्टर ऑफ IgG है उसके साथ जाके एंटीबॉडी बाइंड करेगी, तब एनके सेल से वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसको एक्टिवेट करने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, एक है साइटोकाइन से बेसिकली इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 15। देखो इसके बाद एक मिनट, देखो अगर ये एंटीजन है, ये हमारे खुद का एंटीजन हो, सेल्फ एंटीजन हो, तो इसके पास क्या होगा? MHC1 तो होगा। कोई भी एंटीजन हो उसके ऊपर MHC1 तो प्रेजेंट होगा। अगर ये हमारा खुद का एंटीजन है तो इसके सरफेस पे सेल्फ क्लास MHC1 प्रेजेंट है और सेल्फ क्लास MHC1 ये डिनोट करेगा कि ये हमारा खुद का एंटीजन है। तो अगर ये हमारा खुद का एंटीजन होगा और अगर एनके सेल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। पर हमें इसको प्रिवेंट करना है कि ये हम किल ना करें एंटीजन को। तो यहाँ पर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमें, उसको हम MHC नॉन रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। देखो, अगर एंटीजन के पास सेल्फ क्लास MHC1 है उसके सरफेस पे, तो ये सेल्फ क्लास MHC1 है वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स जो भी प्रेजेंट हो गए ना नेचुरल किलर सेल्स पे, उसको एक्टिवेट कर देंगे और उसकी वजह से एनके सेल से वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं MHC नॉन रेस्ट्रिक्शन। और ये MHC नॉन रेस्ट्रिक्शन का मेन एम क्या है कि हम ऑटो इम्यूनिटी को हम प्रिवेंट कर सके।
ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल्फ क्लास MHC1। MHC1 तो सारे के सारे एंटीजन्स पे प्रेजेंट ही होगा, वो सेल्फ हो या नॉन सेल्फ हो, पर सेल्फ क्लास MHC1 ये डिनोट करेगा कि ये हमारा खुद का एंटीजन, और उसकी वजह से इनहिबिटरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फाइनली NK सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब देखो इनेट इम्यूनिटी में NK सेल्स था, वो तो हमने सारे पढ़ लिए। अब उसके बाद NK सेल्स के बाद इनेट इम्यूनिटी में दूसरा टॉपिक है जिसे हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम PRR बोलते हैं। देखो इसमें से ये जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, एक एंटीजन ही है पर मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसीलिए इसको हम मॉलिक्यूलर एंटीजन भी बोलते हैं। ये पैटर्न दो टाइप की होती है, एक पैम्प और एक डैम्प। पैम्प मतलब पैथोजन के साथ एसोसिएटेड एंटीजन होता है ना, मतलब मॉलिक्यूलर एंटीजन होता है ना, उसको पैम्प बोलते हैं। और डैमेज के रिलेटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है उसे हम डैम्प बोलते हैं। मतलब देखो पैम्प है वो पैथोजन से रिलेटेड है और डैम्प है वो नेक्रोटिक टिश्यू, मतलब डैमेज से रिलेटेड हुआ ना, मतलब नेक्रोटिक टिश्यू हो ना तो उससे रिलेटेड है। तो पैटर्न देखो पैथोलॉजी में दो ही टाइप की पैटर्न होती है, एक तो पैथोजन से रिलेटेड होगी और एक तो नेक्रोटिक टिश्यू या डैमेज से रिलेटेड होगी। इसके एग्जाम्पल खास इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ PRR मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, एक है टॉल लाइक रिसेप्टर, फिर नॉड लाइक रिसेप्टर। नॉड लाइक रिसेप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ याद आ रहा है, सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको पायरोप्टोसिस में। एक बार वो टॉपिक भी रिवाइज कर लेना, पायरोप्टोसिस है, फेरोप्टोसिस है, ये मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, नेक्रोप्टोसिस और वो सब। इसमें पायरोप्टोसिस में नॉड लाइक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर सी लेक्टिन रिसेप्टर्स, सी लेक्टिन रिसेप्टर्स मेनली फंगस के अगेंस्ट हेल्पफुल होते हैं। फिर मैनोज रिसेप्टर, देखो मैनोज रिसेप्टर्स तो आपको क्लिक करना ही चाहिए कि ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही होंगे, क्योंकि मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया पे। फिर रिग लाइक रिसेप्टर्स, देखो फंगस भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया, अभी बचा क्या, वायरस। तो रिग लाइक रिसेप्टर्स है वो वायरस के अगेंस्ट हेल्पफुल होते हैं। देखो ये चार तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए या फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेसिकली नॉट लाइक रिसेप्टर्स पायरोप्टोसिस में हमने जितना कवर करना था उतना कर लिया। फिर ये सी लेक्टिन रिसेप्टर है, मैनोस रिसेप्टर है, रिग लाइक रिसेप्टर है, ये बेसिकली एक एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हेल्पफुल है। इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमें पढ़ना है सिर्फ एक टॉल लाइक रिसेप्टर TLR। इसके ऊपर से MCQ बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझना। देखो टॉल लाइक रिसेप्टर से ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये बेसिकली इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होंगे, और तो और ये एक स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। देखो ड्रोसोफिला है ना, ये ड्रोसोफिला आपने 11th-12th में जब आप पढ़ रहे होगे तब TH मॉर्गन सर है, उन्होंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पे सेक्स क्रोमोसोम को फाइंड करने में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। बेसिकली वहाँ पर तो ऐसा टॉल रिसेप्टर वर्ड नहीं आता है, पर उससे रिलेट करके चलो तो आपको ये पता होगा कि ड्रोसोफिला है उस पर टॉल रिसेप्टर्स होते हैं, और टॉल रिसेप्टर्स के जैसे ही शेप के हमारे ह्यूमंस में भी इम्यून सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं, इसीलिए इसको हम टॉल लाइक रिसेप्टर्स बोलते हैं। बेसिकली टॉल रिसेप्टर से वो ड्रोसोफिला पे प्रेजेंट है, उसके जैसे रिसेप्टर से वो इम्यून सेल्स पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसे टॉल लाइक रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, इम्यून सेल्स पे, जैसे मैक्रोफेज हो गया उस पर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, जैसे ही एंटीजन है वो टॉल लाइक रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो अब ये क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस को न्यूक्लियस में सेंड कर देगा और एक्टिवेट करेगा दो फैक्टर को, एक है न्यूक्लियर फैक्टर कपा बीटा और दूसरा इंटरफेरॉन रेगुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस में इसे शॉर्ट में लिखा है NF कपा बीटा और इंटरफेरॉन रेगुलेटिंग फैक्टर। अब ये दोनों क्या करेंगे, इंटरफेरॉन गामा को एक्टिवेट कर देंगे, IFN गामा को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही IFN गामा इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट होगा, ये क्लासिकल मैक्रोफेज M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा। और हमने क्रोनिक इन्फ्लामेशन पढ़ा था, तब हमें M1 मैक्रोफेज और M2 मैक्रोफेज का डिफरेंस पता ही है। M1 मैक्रोफेज है वो बेसिकली किलिंग के लिए है, और वो जाके ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि ये डिस्ट्रक्शन हुआ किसकी वजह से। ये डिस्ट्रक्शन में देखो, ये अगर आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाने के तुरंत बाद पूछूंगा ना मैं, तो आप बोलोगे कि टॉल लाइक रिसेप्टर की वजह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ है, पर ऐसा नहीं है। टॉल लाइक रिसेप्टर है वो सिर्फ रिसेप्टर है,
पर ये किलिंग के लिए मेनली मैक्रोफेज रिस्पॉन्सिबल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होगा, तो वो मैक्रोफेज की वजह से होगा। टॉल लाइक रिसेप्टर है, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस में एक्टिवेट करेंगे, वरना बाद में किलिंग है वो तो मैक्रोफेज के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में आप वीक मत रहना। फिर देखो, अब डिफरेंट टाइप ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर है, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, फिर इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, टॉल लाइक रिसेप्टर है, इसमें टॉल लाइक रिसेप्टर की फैमिली 2 में टीबी और ग्राम पॉजिटिव है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो टीबी तो 2 और 2 ऐसे याद रखोगे। फिर देखो ग्राम पॉजिटिव है तो इसको ऐसे याद रख लेना, एक और एक ऐसे डंडी, 2 ऐसे करेंगे तो मतलब प्लस हो जाएगा। तो इसको, ये टॉल लाइक रिसेप्टर की फैमिली 2 में आएगा ग्राम पॉजिटिव। फिर 3 को भी याद रखना आसान है, डीएनए और आरएनए वायरस, तीनों 3 अक्षर के हैं, डीएनए और आरएनए, ये भी याद रखना आसान हो जाएगा। फिर देखो, ये एक ट्रिकी है, 4 वाला आपको खुद से ही याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये इसमें एक ग्राम नेगेटिव आएगा और एक क्लेमाइडिया आएगा, ये याद रख लेना। फिर फैमिली 5 में फ्लैजेला, देखो FIVE, ठीक है, F फॉर फ्लैजेला, ऐसे करके याद रख लेना। और 9 से प्रोटोजोआ, देखो 9 है और P एक जैसे ही दिखते हैं, 9 को थोड़ा सा उल्टा कर दो ना तो वो P बन जाएगा, ये भी ऐसे याद हो जाएगा आपको। अब देखो सब कुछ याद हो जाएगा, सिर्फ एक पूछेंगे यही, TLR फैमिली 4 में कौन कौन से प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसे करके पूछेंगे यही, तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते आना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव और क्लेमाइडिया, वरना बाकी 2 है, 3 है, 4 है, 4 नहीं, 2, 3, 5, 9, ये तो आपको आराम से याद रह जाएंगे। और 2 में भी कंफ्यूज मत होना, ऐसे और ऐसे प्लस फॉर्म होगा ना, 2 डंडी से प्लस फॉर्म होगा, इसीलिए ये TLR की फैमिली नंबर 2 में आएगा। ठीक है, तो देखो इसी के साथ इननेट इम्यूनिटी को पूरी कंप्लीट करते हैं। मैंने ट्राई की है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।